आपका यहाँ पे। दूसरा ये ई एग्जेम्प्ट यानी इस पैसे पर ब्याज भी नहीं मिलता है। जैसे सरकार को टैक्स नहीं मिलता, ब्याज का दिए टैक्स नहीं होता है, टैक्स फ्री होता है। जैसे हम बुढ़ापा में रिटायर हुए, हमको 10 लाख रुपया पेंशन मिल गया, तो 10 लाख रुपया सरकार भागो यहाँ पे, सच नहीं यहाँ पे टैक्स लेने आओगे, एग्जेम्प्ट टैक्स नहीं होता है। तो इसकी एक और फायदी होती है, रिस्क फ्री भी है और सिक्योर भी है, टैक्स भी नहीं देना होता है। अब ये जो पीएफ अकाउंट होता है, प्रोविडेंट फंड, चाहे वो इंप्लॉय का प्रोविडेंट फंड हो या आम पब्लिक का प्रोविडेंट फंड हो, यानी पीपीएफ हो या ईपीएफ हो, ये एक इंसान का एक ही खुलता है। जैसे पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड एक ही बनता है, परमानेंट अकाउंट नंबर आपका एक ही खुलता है। अब आप कहेंगे कि सर मान के चलिए कोई आदमी टाटा कंपनी में काम कर रहा था, तो उसका कंपनी में काम कर रहा है यानी ईपीएफ अकाउंट होगा, वो टाटा को छोड़ के महिंद्रा में जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है। ईपीएफओ जो डिपार्टमेंट है कहती है कि उसका जो अकाउंट है ना जिसमें 12% टाटा डाल रहा था, टाटा छोड़ दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, इसी अकाउंट में महिंद्रा डाल देगा। कल को महिंद्रा छोड़ के जियो में काम करने लगा, कोई बात नहीं, जियो इसमें डाल देगा। यानी एक व्यक्ति का पीएफ अकाउंट, चाहे वो ईपीएफ हो या पीपीएफ हो, लाइफ में एक ही खुलता है, दोबारा दूसरा नहीं खुलता है। जैसे आप यूट्यूब पर एडसेंस एक नाम से एक ही बनता है, उससे ही ऐड का पैसे उसमें आते हैं सब, तो ये एक इंसान का एक ही बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। 1 पर्सन 1 अकाउंट होता है, जैसे एडसेंस वगैरह की होती है सब। आप समझ आ गया कि नहीं? इसमें कितना जमा करना होता है? 12%, इसमें 500 से लेके 1.5 लाख। तो आप समझ गए पीएफ अकाउंट। अब इसी पीएफ को लोग, इंप्लॉय है तो कहता है हमारा ईपीएफ है, और नॉर्मल आदमी है पब्लिक है तो कहता है पीपीएफ है। यहाँ पे दोनों में कोई खास का अंतर नहीं है। लेकिन समझिए कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका खेत भी है, कहीं पे बिजनेस खेती चल रहा है, अच्छा खासा लाखों रुपए खेती से आ रहा है, तो कहता है कि यार हम अपनी सैलरी से बुढ़ापा के लिए महज 12% कटवा रहे हैं, हम चाहते हैं कि 12% से ज्यादा कटवा दे, 50% कटवा दे। तो सरकार कहेगी ना हमरा 12% कटबे करेंगे, हमरा इंप्लॉय का हम कितना काटते हैं? 12% ही काटते हैं। हम पीएफ के अकाउंट में जो इंप्लॉय है उसका हम कितना काटते हैं? 12% काटते हैं। तो क्या करना, हमरा ज्यादा काट लीजिए, क्योंकि अभी जवानी में हमको पैसा की कोई कमी नहीं है, इधर उधर से आ जा रहा है, ससुरालों से कुछ पैसा मिल जाता है। तब इसके लिए कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय है, कौन है? गवर्नमेंट इंप्लॉय, और वह गवर्नमेंट इंप्लॉय कहता है कि हमको ज्यादा पैसा कटवाना है, हमको क्या कटवाना है? ज्यादा पैसा कटवाना है। तो सरकारी इंसान जब कभी भी कहता है कि नहीं हमारा जो 12% का लिमिट है इससे हम ज्यादा पैसा रखना चाहते हैं ताकि हमको बुढ़ापा में ज्यादा मिले, तो ऐसे प्रोविडेंट फंड को, ऐसे भविष्य निधि को हम जनरल प्रोविडेंट फंड कहते हैं, जीपीएफ कहते हैं। ये केवल सरकारी इंप्लॉय ही इसको कर सकते हैं। तो जीपीएफ वही खुलवा सकता है ना जिसका पहले से ईपीएफ यानी इंप्लॉयड प्रोविडेंट फंड हो। अब मान के चलिए कोई टाटा में काम कर रहा है, कोई रिलायंस में काम कर रहा है, कोई महिंद्रा कंपनी में काम कर रहा है, तो वो कंपनी भी अपने कर्मचारियों के लिए क्या करती है? ये कंपनी भी अपने कर्मचारियों के भविष्य के लिए इंप्लॉयड प्रोविडेंट फंड दे रही होती है। तो ये कंपनी वाले भी, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी भी अगर कहते हैं कि नहीं हमें जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में पैसा की जरूरत है, हम भी अपने 12% वाले लिमिट से बढ़वाना चाहते हैं, तो उनके प्रोविडेंट फंड यानी उनके भविष्य निधि को कहते हैं वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। वो अपने मर्जी से ज्यादा देना चाहता है, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। तो जब कभी भी आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो ये क्रॉस द लिमिट को दिखाता है कि जो 12% का लिमिट है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना ईपीएफ अकाउंट यानी जो उसका ईपीएफ है, इंप्लॉयड प्रोविडेंट फंड, अगर वो 12% से ज्यादा दे रहा है, सरकारी है तो जीपीएफ, 12% से ज्यादा दे रहा है तो इसे वीपीएफ होता है। ये नॉर्मली हम आपको बता रहे हैं। ईपीएफ में मैक्सिमम जो होता है 9% मिलता है, जबकि आम पब्लिक के लिए पीपीएफ में 8% मिलता है। उस हिसाब से तो इंप्लॉयड वाला थोड़ा सा ठीक ठाक है। लेकिन इन दोनों से अच्छा एक भविष्य निधि है, रिटायरमेंट के लिए स्पेशल प्रोग्राम है, उसका नाम है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। ये पेंशन के लिए ही बना ही है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईपीएफ जो है इंप्लॉयड के लिए 1952 से बना हुआ है, और जो आम पब्लिक के लिए बनाया गया है 1968 में। यानी पीपीएफ जो आया था ये आम पब्लिक के लिए प्रोविडेंट फंड, वो 1968 में आया था, और इंप्लॉयड के लिए 1952 में आया था। और ये 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम आया। ये कहा गया कि भैया इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। 18 साल का लड़का है, अगर वो भी सोचता है कि बुढ़ापा में हमको पेंशन मिले, तो 18 से 65 साल का आदमी, कोई भी, ये ऑप्शनल है, वो हिंदुस्तानी रहना चाहिए, वो इसमें खुलवा सकता है। लेकिन इसका पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, क्योंकि इसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये 60 साल तक इसकी मेच्योरिटी होती है, यानी आपको इसमें 60
8 साल तक पैसे डालने हैं। अब इसमें भी आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, 5 साल बाद शादी पड़ गया, बाल बच्चों का इमरजेंसी आ गया, एजुकेशन में डालना है तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल पैसा निकालना है तो इसी में है, इसकी लिक्विडिटी एकदम लो होती है, ये आपको जल्दी पैसा निकालने नहीं देता है सब। जबकि देखिए अगर आप पीपीएफ देखिएगा या ईपीएफ देखिएगा, यानी इन दोनों प्रोविडेंट फंड में, तो पार्शियल विड्रॉल थोड़ा इजी था, लेकिन इसमें पार्शियल विड्रॉल बहुत ही टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि जब आप कभी भी इसमें पैसा डालते हैं ना, तो कंपनी क्या करती है, आपके पैसे को थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देती है और कुछ बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देती है, तो कंपनी कमाती है और आपको ज्यादा पैसा दे देती है। तो ये थोड़ा रिस्की होता है। इसमें क्या करते हैं, रिस्की होता है। इसमें भी आपको डेप्थ से कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी कर्जा लिए रहेंगे आपके एनपीएस अकाउंट से आपको पैसे नहीं काटे जाते हैं। ये भी टैक्स फ्री होता है, एग्जेम्प्ट। इसमें लगभग आपको 10% रिटर्न मिल जाता है, 10%। जबकि आप याद कीजिए जो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड था आम पब्लिक के लिए, उसमें मैक्सिमम जो मिल रहा था आपका 8% था। इंप्लॉयड के लिए जो प्रोविडेंट फंड था ईपीएफ, उसमें 9% मिल रहा था मैक्सिमम, इसमें 10% मिल जाता है। तो अगर हम आपसे कहें कि ईपीएफ पीपीएफ जो आम पब्लिक के लिए, यानी हो गया प्रोविडेंट फंड बुढ़ापा के लिए, तो पीपीएफ में मिला था आपका मैक्सिमम 8%, इंप्लॉयड प्रोविडेंट फंड में मैक्सिमम 9% और नेशनल पेंशन स्कीम में 10%। यानी पीपीएफ से अच्छा ईपीएफ, सबसे अच्छा एनपीएस। यानी अगर आप सोचते हैं भविष्य निधि के लिए तो सबसे बेटर आपके लिए एनपीएस है। लेकिन ये सब के सब आपको कहने के लिए है। आप देखिएगा तो हर साल महंगाई भी लगभग 8 से 10% बढ़ जाती है, तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आप समझिए उस समय तक तो उतनी महंगाई मिलके आपको बराबर कर दी चुकी रहेगी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगी। ये आपको सिक्योरिटी देती है, बहुत प्रॉफिट नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट के लिए फिर आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स या निफ्टी में और बिटकॉइन वगैरह में होता है। ये तो किसी और क्लास में समझाएंगे, स्टॉक मार्केट बिटकॉइन वगैरह वगैरह, ये थोड़ा वो चीज है। तो आप पीएफ अकाउंट समझ गए, लोग इसको भी पीएफ ही कहते हैं क्योंकि ये पीपीएफ है, पब्लिक के लिए है, इसे भी लोग पीएफ ही कहते हैं। तो ये पीएफ मतलब समझ गए ना, भविष्य का जो पैसा होता है। इसके अलावा एक ग्रेच्युटी होती है, उसको समझते हैं। देखिए ग्रेच्युटी का मतलब होता है बोनस का पैसा जो पुराने कर्मचारियों को दिया जाता है, ग्रेच्युटी उसे बोलते हैं। जो भी कंपनी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, जिसमें 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, किससे ज्यादा कर्मचारी, 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें एक बोनस यानी ग्रेच्युटी देनी पड़ती है। यह नियम 1972 में लाया गया था, लेकिन ये सबको नहीं दिया जाता है। जो कर्मचारी एक ही कंपनी में बिना मतलब बीच में इन्हें कि 6 महीना दूसरे कंपनी में चल गए, एक ही कंपनी में अगर कोई कर्मचारी 5 साल या उससे ज्यादा काम कर दिया है तो वो आपका भरोसेमंद है, पुराना है और आपकी कंपनी में 10 से ज्यादा वर्कर है, यानी थोड़ी बड़ी कंपनी है, तो ऐसे इंसान को बोनस पैसे दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे कितना पैसा, तो साल जब खत्म होता है तो उसको 15 दिन का एक्स्ट्रा पैसा दे दिया जाता है, 15 डेज एक्स्ट्रा सैलरी पर ईयर। तो एक साल में 365 दिन का उसको सैलरी देते हैं। लेकिन अगर वो कर्मचारी 5 साल से पुराना, हालांकि गवर्नमेंट इसे 3 साल करने वाली है बहुत जल्दी, तो उसे आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेच्युटी देना पड़ता है। यानी आप निकाल सकते हैं आधे महीने की सैलरी। अगर मान के चलिए कोई इंसान आपके साथ 6 साल से काम कर रहा है और उसको आप हर महीने सैलरी देते हैं 20,000 रुपया, तो 20,000 माने महीने का सैलरी 20,000, तो 15 दिन का कितना हुआ, 10,000 हुआ ना जी। 15 दिन का तो देना है, 15 दिन का 10,000, तो उसको डेली 20,000 महीना देते रहिए। उसके बाद कहिए तुम बहुत पुराने हो, चलो साल का फर्स्ट खत्म हो गया, साल नया साल मुबारक, इस साल की सैलरी देंगे। 15 दिन का तुम्हारा 30 दिन का होता है 20,000, 15 दिन का लोगो 10,000 लोगो, ठीक है। हालांकि देखेंगे तो ग्रेच्युटी निकालने का फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला होता है जो आपकी बेसिक सैलरी दिए गए, उसके बाद जो डेयरिंग अलाउंस दिए गए हैं, महंगाई वगैरह का भत्ता, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, फिर 15 से गुणा कर दिया जाता है, फिर कितने टेन्योर, कितने साल से आप उसमें काम कर रहे हैं, 6 साल 7 साल 10 साल, और उसमें 26 दिनों से भाग दे दिया जाता है। क्योंकि ग्रेच्युटी निकालते समय महीने को 26 दिन का ही रखा जाता है, संडे हटा के रख दिया जाता है। तो इस हिसाब से अगर मान के चलिए कि कोई आदमी है